नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मेल फीमेल टीनेजर्स सभी में। तो हेयर फॉल कब कहेंगे, किस परिस्थिति में हम कहेंगे कि हेयर फॉल की समस्या है? एक्चुअली आप देखते होंगे कि हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ना दैट इज़ एक नॉर्मल प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। बाल झड़ते भी हैं और नए बाल निकलते भी हैं। ऑन एन एवरेज अगर 100 यानी 100 बाल पर डे अगर झड़ रहे हैं तो आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, दैट इज़ हेयर फॉल की समस्या है। ठीक है। और या आपके बाल जितने झड़ रहे हैं उतना रीग्रो नहीं कर रहे हैं, उतने दोबारा नहीं बन रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि हेयर फॉल की समस्या है। ठीक है। तो अब इनका कारण क्या है, किस परिस्थिति में हेयर फॉल होता है? तो कारण इसके कई हैं, इनमें से कुछ भी किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कोई एक कारण लागू हो सकता है। जैसे जेनेटिक फैक्टर है ना, कुछ लोगों के आप देखते होंगे बाल एक फैमिली में चला आ रहा है कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अन्य किसी फैमिली में हेयर फॉल की समस्या अगर उसके पेरेंट्स को, मदर को, मौसी को है तो उनके बच्चों को भी है, तो जेनेटिक फैक्टर पाया गया है। दूसरा कारण है हार्मोन्स या एंड्रोजेनिक फैक्टर। एंड्रोजन हार्मोन्स की जब एक प्रचुर मात्रा एक बॉडी में होती है एंड्रोजन हार्मोन की, तो उस परिस्थिति में भी हेयर फॉल होता है। ठीक है। तीसरा कारण है लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिक एनीमिया। बहुत समय से अगर एनीमिक है कोई भी व्यक्ति तो हेयर फॉल भी होता है, तमाम अन्य लक्षणों के अलावा। और एनीमिया पे मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाया था, तो आप उसको देख सकते हैं कि एनीमिया में और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी चिंता में है, मेंटल स्ट्रेस में है या फिजिकल स्ट्रेस में है ना, बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो भी उसको हो सकता है हेयर फॉल। अगला कारण है कि अगर रेडियोथेरापी, कैंसर के पेशेंट हैं और हेड में अगर उसको रेडियोथेरापी दी जा रही है तो हेयर फॉल ऐसी कंडीशन में हो जाता है। देन उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी खान पान में पोषक पदार्थों की कमी, जिसमें कि विटामिन बी एंड बायोटिन पर्टिकुलरली हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर उसकी कमी होती है, जो कि विटामिन बी का ही एक कॉम्पोनेंट है, और आयरन रिच फूड अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह से आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। तो इन तमाम कारणों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जैसे महिलाओं में पीसीओडी की कंडीशन यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, उसमें भी हेयर फॉल होता है। साथ ही साथ थायराइड, हाइपोथायरॉयड लोग जो होते हैं, जिनमें थायराइड लेवल, थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो अगर नॉर्मल से कम है, उनको भी हेयर फॉल की समस्या होती है। ठीक है। तो इनमें से कुछ भी तमाम कारण हो सकते हैं, और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी लाइफ में किसी न किसी समय हेयर फॉल की समस्या लेके आते हैं। अब मेल टाइप और फीमेल टाइप जो हेयर फॉल है उसके नेचर में भी कुछ फ़र्क है। मेल टाइप बाल्डनेस जो है, बाल्डनेस क्योंकि मेल में एक हमारा जो फ्रंट जो हेयर लाइन है, उनमें सबसे ज़्यादा जो हेयर फॉल सबसे पहले शुरू होता है वो टेम्पल से होता है, ये इस जगह से होता है, और इवेंचुअली उनकी जो हेयर लाइन है वो इस तरह से हो जाती है धीरे धीरे हेयर फॉल होते होते, या साइड्स में और आगे बढ़ेंगे तो उनमें एक पर्टिकुलर एरिया हो जाता है जहाँ पे एकदम हेयर कम होते 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 बाल्डनेस यानी गंजापन भी हो जाता है। इसके विपरीत महिलाओं में बाल्डनेस इज़ वेरी रेयर, लेकिन उनमें हेयर फॉल कैसे जानेंगे कि उनमें जो डेली जब वो अपना हेयर ब्रश कर रहे हैं तो उस समय ज़्यादा टूट रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि न्यू ग्रोथ कम हो रही है, तो ये धीरे 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 करके देयर अकर्स स्पार्सिटी ऑफ हेयर, यानी बाल बहुत कम होने लगते हैं, बाल बहुत पतले होने लगते हैं, बीच बीच से स्कैल्प यानी ये खोपड़ी दिखने लगती है, या उनमें पर्टिकुलर कहा जाए ये जो एरिया है क्राउन में उनके खास तौर से
बालों की कमी होने लगती है, पर्टिकुलरली आफ्टर मिडिल एज या आफ्टर मेनोपॉजल एज। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा केयर रखने की ज़रूरत होती है। तो कॉजेज़ और पैटर्न पे बस इतना ही। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में अपने जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि अगर हेयर फॉल की समस्या है तो क्या करें, और क्या उसमें आप अपने न्यूट्रिशन में, अपनी जनरल देखभाल में क्या शामिल करें, और प्लस कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड नमस्कार।